ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे और एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अगर पॉलिटी उस सिलेबस में है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स आता ही आता। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। जो अधिकार एकदम फंडामेंटल, एकदम मौलिक है, चाहिए ही चाहिए, वैसा अधिकार इसमें है। अब जैसे कि बोलने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, ये सब अधिकार एकदम मौलिक अधिकार है। ये नहीं रहेगा तो फिर हम लोग चलेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? लोकतंत्र की व्यवस्था ही नहीं चलेगी। तो इसीलिए फंडामेंटल जो राइट्स है वो बहुत जरूरी है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को विशेष रूप से संरक्षित यानी जगह दिया गया है। यह अधिकार भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स में बोल रहे हैं, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर कहाँ से लोकतंत्र व्यवस्था आपको समझ में आएगी? तो फंडामेंटल राइट्स में यही कह रहा है कि यह भारत के नागरिक को स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस और समानता इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार देता है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा प्रदान करता है। अब अगर समझ लीजिए बोलने का अधिकार अब प्रतिबंधित कर दिया जाए तो आपके पास कौन सा अधिकार उसके बाद बचेगा? तो यही कहने का मतलब है कि यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा देता है। कि अगर कोई राज्य, जाहिर सा बात है, हम लोग समझते हैं कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नेता लोग कितना खतरनाक है। यहाँ चारा घोटाला से लेके हर तरह का घोटाला, टैक्सी घोटाला, सब घोटाला होता है। अब ये लोग जरूरत के हिसाब से अपना फायदा के लिए किसी भी तरह का नियम बना सकता है और इस तरह का भी नियम बता सकता है जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स, एकदम मौलिक अधिकार भी खराब हो जाए, हमसे छीन लिया जाए। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो जगह में दिया गया है, वो हम लोगों को जो राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा देता है। कि भाई तुम नेता चाहे कुछ भी कर लो, तुम हमारे फंडामेंटल राइट्स को बदल नहीं सकते हो। हमारे फंडामेंटल राइट्स में आप किसी तरह का कोई घुमा फिरा के अपना जो फायदा है उसको देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो यही चीज है। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करता है। नेता लोग को मर्यादित करता है, क्योंकि नेता लोग, हम लोग जानते हैं कि अपने हिसाब से अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स में आपको ये अधिकार दिए गए हैं, एकदम मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसको हमारे देश के नागरिकों को एकदम नैसर्गिक पैदा होते ही मिल जाता है और इसको आप से कोई छीन नहीं सकता। कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आपसे कोई इसको छीन नहीं सकता। एकदम आपके पास एकदम मौलिक अधिकार रहना ही रहना। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, क्योंकि भाग 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरा में क्या है, दूसरा में नागरिकता है, फिर तीसरा में हमारा फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और यह संबंध में संविधान निर्माता अमेरिका के संविधान से प्रभावित रहा और उसी के आधार पे फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। तो हम आपको पहले भी बताए थे, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लाया गया था। आपको हम ट्रिक्स भी बता दिए थे कि जो अमेरिका है हमेशा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात करता है। एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान, और अगर कोई खराब शासन व्यवस्था बनी तो वहां अपनी आर्मी भेज दिया था।
तो इसीलिए भेजा था ताकि लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, हमेशा उनके पास रहे। तो याद रखना है कि मौलिक अधिकार का जो भाग है संविधान में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का अनुच्छेद है, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये अधिकार न्याय संगत होते हैं, अर्थात यदि इन्हें का उल्लंघन हो जाता है तो नागरिक अदालत का सहारा ले सकता है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाए, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इसका उल्लंघन हो जाता है तो नागरिक अदालत का सहारा ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रीट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 226 में है। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ लेंगे, अभी बस हम आपको ये पैराग्राफ के थ्रू बता दिए। यहाँ से याद रखने वाला बात हम लोगों को जान लेना है कि मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स है, वो हमारा एकदम रहने वाला अधिकार है। साथ ही यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और अगर इसका उल्लंघन हो जाता है, हनन हो जाता है, तो हम लोग सीधे अदालत के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। और हाई कोर्ट जाने का जो अनुच्छेद है वो 226 है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है। जब संविधान बना था तब उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति के अधिकार को जो 44वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्योंकि क्या होता था ना कि भूमि अगर कहीं पे किसी के जमीन से अगर रेलवे लाइन बिछाना है, तो वो बोलता था कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में इसको चेंज नहीं कर सकते हो, हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और विकास का मामला अटक जाता था। तो इसलिए बाद में जरूरत के हिसाब से इसको अनुच्छेद को चेंज किया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300A में जोड़ दिया गया, जो भाग 12 में। ठीक है, तो पहला मौलिक अधिकार कब क्या था? समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल कितना है? 14 से 18, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, आर्टिकल 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो पहले आर्टिकल 31 में था, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और 7वां में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें क्या है? रीट है, आर्टिकल 32। याद कर लीजिएगा इसको पूरा। अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है। जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है और इसको 300A यानी क में जोड़ दिया गया है, जो भाग 12 में है। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, क्योंकि 42वां कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया गया, और इससे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क यानी के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसको भाग 12 में आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, जो क्या हो गया, कानूनी अधिकार है। मतलब कि अगर जरूरत पड़ा सरकार को रोड बनाना है तो आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन आपका संपत्ति कोई और नागरिक नहीं ले सकता है, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है। आप कोर्ट चले जाइएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में यही व्याख्या आप समझिए कि मौलिक अधिकार में सरकार इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे आपका मौलिक एकदम जो फंडामेंटल राइट्स है वो खत्म हो जाए। ना कि नागरिक, मतलब कि अगर बोलने का अधिकार दिया है तो स्टेट आपको बोलने का अधिकार रोक नहीं सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपको दूसरे के प्रति भी बोलने का अधिकार मिल गया तो बगल वाले को, पड़ोसी को गरिया रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। राज्य स्टेट जो कोई भी कानून बनाएगा ना तो उससे आपको बोलने का अधिकार खत्म नहीं करेगा। इस तरह इसको समझना है कि स्टेट कोई भी कानून बनाए, राज्य कोई भी कानून बनाए, उससे हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो खत्म नहीं होगा। बाकी ये ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ आपको फंडामेंटल राइट्स मिल गया। अक्सर यही होता है स्टूडेंट के बीच कंफ्यूजन कि इसको किस तरह से समझा जाए। तो समझना यही है कि मौलिक अधिकार राज्य हमको देता है कि भाई अगर हम कोई कानून बना रहे हैं तो उससे तुम्हारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो खत्म ना हो। ठीक है, तो इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति और संवैधानिक उपचार। अभी टोटल 6 भाग है मौलिक अधिकार में और एक एक आर्टिकल को देख लेना है हम लोगों को। मौलिक अधिकार के प्रमुख प्रकार, यहाँ पर प्रत्येक अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा है कि हम लोग अभी देखें ना कि स्टेट में राज्य हमारा कोई भी कानून बना के हमारा मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। तो संविधान में राज्य की क्या परिभाषा है इसके बारे में भी तो विवरण होना चाहिए ना कि किसको स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट को समझने के लिए आप इतना समझिए कि जिसके पास जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, शासन यानी कि शासन करने की शक्ति और क्षेत्र हो, साथ ही संप्रभुता भी हो, वो समझ लीजिए कि स्टेट की परिभाषा में आता है। ठीक है, और जाहिर सा बात है अगर आपको इसमें डाउट होगा समझने में कि स्टेट कौन सा है, तो समझिए कि जहां आपको थोड़ा रोका टोका जाएगा वो समझ लीजिए स्टेट है। ठीक है, अब स्टेट की परिभाषा के बारे में, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य स्थानीय पदाधिकारी शामिल है। मतलब कि राज्य सरकार, सेंट्रल की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय निकाय मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, ये सब इसमें स्टेट की परिभाषा में आता है। स्टेट में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं: कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाले सरकार और भारत की संसद, ये कौन से है? ये राज्य की परिभाषा। राज्य के हिसाब से ये मत समझिएगा कि भारत देश है, झारखंड एक अलग राज्य है, बिहार अलग राज्य है। संविधान में राज्य की अलग से एक परिभाषा है, जिसमें अगर मान के चलिए एयरपोर्ट है, एविएशन सेक्टर है, तो वो भी एक राज्य की परिभाषा में आता है, वहां अलग लॉ चलता है। ठीक है, वहां भी आपको मौलिक अधिकार मिलता है, बोलने चालने का अधिकार मिलता है। हालांकि कुछ कुछ आपको वहां पे फॉलो करना पड़ता है उनका बनाया हुआ रूल, क्योंकि क्या है, संप्रभुता है उनका, वहां पे खुद का प्रभुत्व है। ठीक, तो राज्य की परिभाषा में आप समझिए कि जो कार्यकारी और विधायिक अंग है, मतलब जो काम करता है और जो कानून बनाता है, जो संसद है हमारा केंद्र का, वो सब राज्य की परिभाषा में आएगा। साथ ही राज्य सरकार के विधायी अंगों, यानी कि जो सरकार है, स्टेट की सरकार है, राज्य विधानमंडल है, वो भी स्टेट की परिभाषा में आएंगे। साथ ही सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत या जिला बोर्ड, ये सभी स्टेट की परिभाषा में आते हैं। ये सभी स्टेट है, राज्य है। क्योंकि अगर मान के चलिए ग्राम पंचायत में ऐसा कोई कानून बना दिया जिससे आपका एकदम फंडामेंटल राइट्स
समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका हनन हो जाए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए हालांकि हाई कोर्ट बहुत है स्थानीय निकाय के लिए, और जब भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है तो स्पेशल एक अन्य रीट भी है हाई कोर्ट में, जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। साथ ही अन्य सभी निकाय अर्थात जो वैधानिक हो और गैर संवैधानिक भी हो, मतलब कि जो कानूनी रूप से चल रही है, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दिए ना, एविएशन सेक्टर में, एयरपोर्ट में अलग सा कानून है, उसका अलग सा क्षेत्र है, उसमें काम करने वाले जनसंख्या वाले लोग हैं, उसका अपना शासन है, उसका अपना क्षेत्र है, उसकी अपनी संप्रभुता है, तो वो भी स्टेट है, तो वो भी एक वैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक निकाय मतलब कि जो संवैधानिक है, जिसका संविधान में उल्लेख है, और जो संविधान में उल्लेख नहीं है और जिसके पास ये सब चीज है, जनसंख्या, शासन, क्षेत्र, संप्रभुता, वो भी स्टेट है। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया। स्टेट को विस्तृत रूप से इसलिए परिभाषित किया गया है क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, आदमी समझ ले। और अगर समझना है तो इसको ऐसे समझिए, जैसे LIC भी एक स्टेट है, ONGC भी एक स्टेट है, सेल भी एक स्टेट है, ठीक है। जिसके पास सीधी बात जनसंख्या, शासन, क्षेत्र, संप्रभुता है, वो स्टेट है। और इसका ट्रिक्स यही समझिए कि जिसका पास अपना अधिकार है, लॉ है, जो रोकता टोकता है थोड़ा सा, वो समझ लीजिए स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई यानी कि प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट यूनिट जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, अनुच्छेद 12 के तहत स्टेट के अर्थ में आती है। मतलब कि जो भी राज्य की संस्था काम कर रही है, चाहे वो निजी इकाई भी क्यों ना हो, वो भी स्टेट की परिभाषा में आती है। तो स्टेट का इतना सारा परिभाषा होता है, लेकिन यहाँ आपको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में बस याद रखना है कि आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। और राज्य क्या करता है, राज्य हमारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाता है जिससे हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीन जाए, बस इतनी सी बात है। अब है अनुच्छेद 13, डेरोगेशन यानी असंगति। डेरोगेशन ये क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। मतलब कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध जिससे हमारा मौलिक अधिकार छिन जाए, वो कानून शून्य होगा, बिना काम का होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले के कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, अब वे लागू नहीं रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग ब्रिटिश लोगों के अंदर थे, अंग्रेजों का हमारा यहाँ शासन था, उस समय वो लोग बहुत सा कानून बना के गया, और वो कानून हम लोगों के लिए तो कितना अच्छा है हम लोगों को पता है। अब वैसे में अगर जब हम लोग मौलिक अधिकार बनाए और कोई कोई कानून, क्योंकि जब हम लोग 1947 में आजाद हुए तो तुरंत में हम लोग शासन व्यवस्था चलाने का उपाय ढूंढ रहे होंगे, संविधान बना रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सा लॉ डायरेक्ट हम लोग एडॉप्ट कर लिए होंगे, हमारे पास आ गया होगा। तो जो लॉ, जो नियम कानून, चाहे आजादी के पहले या आजादी के बाद हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, मौलिक फंडामेंटल राइट हमसे छीन रहा है, वो कानून नहीं रहेगा। यही आर्टिकल 13 कहता है कि कानूनों की असंगति, ठीक है, चाहे आजादी के पहले या आजादी के बाद, आजादी के पहले या आजादी के बाद कोई भी कानून जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार छीन सकता है, वो नहीं रहेगा, वो शून्य हो जाएगा, प्रभाव में नहीं रहेगा, वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 असंगति,
देखिए अ का लेटर 3 जैसा होता है ना, तो आर्टिकल 13 भी इस तरह का ट्रिक्स बना लेना। अब है हमारा, अब पढ़ना है हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 पढ़े, लेकिन 12 और 13 अलग अलग डिफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन अब पढ़ना है हम लोगों को समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता, राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात कर रहा है। तो इसमें पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। मतलब कानून के समक्ष सब समान है, अमीर गरीब छोटा बड़ा सब समान है। और कानून विधियों के समान संरक्षण, सबको समान संरक्षण है, चाहे आप कितने गरीब हो, चाहे आप कितने अमीर हो, चाहे आप कितने बलवान हो, चाहे आप कितने कमजोर है, कानून के सामने सब समान है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। तो इसमें जो विधि के समक्ष समानता है, इसको ब्रिटिश मूल यानी कि ब्रिटेन से लाया गया है, और विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया। ठीक है, एक ही आर्टिकल में दो अलग अलग बात है, जिसमें विधि यानी कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन की संविधान से, और एक एवी डाइशी याद रखना है आपको, के सिद्धांत पे बनाया गया है। ठीक है, और दूसरा है विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। ये कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। याद कर लेना, ये आर्टिकल 14 क्या कहते हैं? विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। कानून के सामने सब समान है और कानून के द्वारा सबको समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है, जिसमें विधि के समक्ष समानता यूके ब्रिटेन से लिया गया है, साथ में एवी डेसी के सिद्धांत पे लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण को यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, कानून के सामने सब समान है। यह भेदभाव निषेध करता है यानी भेदभाव नहीं करता, और सभी को एक समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 याद कर लेना है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। इसका कुछ कुछ अपवाद भी है। अपवाद आपसे एग्जाम में भी नहीं पूछे, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए कि विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है, तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध या फिर कई अपवाद है। इसमें भी कोई कोई अपवाद है। अब मान के चलिए कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हमारा इतना बड़ा संवैधानिक पद है, अब उसमें किसी तरह का कोई जजमेंट दे दिए, वो सॉरी जजमेंट नहीं, कोई बात बोल दिए या फिर कोई नियम बना दिए। तो नियम, जब भी राष्ट्रपति कोई नियम बनाते हैं तो वो संवैधानिक प्रक्रिया से बनता है, लेकिन बाद में आपको पसंद नहीं आया, बोला कि मौलिक अधिकार का हनन हो सकता था इससे, तो आप चले गए न्यायालय। तो इतना बड़ा बड़ा संवैधानिक पद है, तो इसका हम लोगों को वैल्यू रखना पड़ेगा ना। तो इसको समानता के कैटेगरी से अलग रखा गया है कि आप भाई कानूनों के समक्ष थोड़ा सा समान नहीं है वो जगह, तो इसलिए इसको अपवाद बोलते हैं। ठीक है, तो अपवाद में क्या है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्रदान किया गया। जो हमारे प्रेसिडेंट है और राज्यपाल है, उनको कुछ ज्यादा शक्तियां प्रदान किया गया है। इसका आर्टिकल है 361। इसका आर्टिकल है 361। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। मतलब कि हमारे जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं,
क्योंकि ये बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। ठीक है, अब जो भी ये नियम अपने कार्यकाल में कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके कोई भी चाहे निर्णय लेते हैं ना तो वो संवैधानिक तरीके से ही लेते हैं। इसलिए जाहिर सा बात है कि कोई भी न्यायालय में उनका कोई जवाबदेही नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कारण इसको समता से थोड़ा सा अपवाद के रूप में देखा जाता है। फिर है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि। जब वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद में होंगे उस समय न्यायालय में किसी भी प्रकार का दंडकीय कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं होगा। मतलब कि जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद में है तो कोई भी दंडकीय कार्यवाही प्रारंभ और चालू नहीं रहेगा। अगर रहबो करेगा तो आपको हम बता देते हैं कि जो राष्ट्रपति है के पास क्षमादान शक्ति है, वो क्षमा कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 72 में। अगर इनको कोई सजा सुनाया तो आप खुद ही राष्ट्रपति खुद ही क्षमा कर लेंगे अपने आप को। फिर उसी तरह है राज्यपाल। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है 161 में। ये भी अपने आप को क्षमा कर देंगे, पार्डन कर देंगे कि हाँ भाई ये जो दंड दिए हो ये खत्म। ठीक है, तो वो अलग चैप्टर है। तो यहाँ जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपना पद अवधि में रहते हैं, अपने पद में टाइम पीरियड तक, उनके टाइम पीरियड तक कोई भी दंडकीय कार्यवाही उस पर चालू नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर चालू भी होगा ना तो बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, तो ये हमारे लिए बहुत अपमाननीय वाला कंडीशन हो जाएगा। तीसरा है राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब भी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी पद अवधि में बने रहेंगे उस समय गिरफ्तारी के लिए, को अरेस्ट करने के लिए या फिर कारावास जेल ले जाने के लिए किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। अब जाहिर सा बात, इतना बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति और राज्यपाल, किसी भी न्यायालय में वारंट या किसी भी पुलिस स्टेशन में वारंट वगैरह चलाने का प्रक्रिया शुरू कर देगा, ऐसा संभव नहीं ना। तो इतना बड़ा संवैधानिक पद है, कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सारे अपवाद है। ठीक है, एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में ये आर्टिकल पूछ सकता है 361, ये सब तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 14 कंप्लीट। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। आर्टिकल 14, तो इसमें विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन यानी यूके से और एविडाइसी के सिद्धांत पे, और विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से है। क्योंकि संरक्षण प्रोटेक्शन की बात कौन करता है? अमेरिका करता है। अब है अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। इसमें क्या है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पे किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, जाति, लिंग किसी के आधार पे किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य किसी भी नागरिक, ये राज्य के विषय में है। ठीक है, ये राज्य के विषय में है, ना कि आप समझेंगे कि मेरे पड़ोसी के विषय में है या फिर किसी नियम के विषय में है, जैसे कि सबरीमाला या फिर मस्जिद में महिलाओं को घुसने की अनुमति नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में आप बोलिएगा कि हमसे जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव हो रहा, तो वहां पे ये वाला चीज काम नहीं करेगा। यहाँ राज्य के क्षेत्र में काम है कि अगर राज्य कोई नियम बनाता है जिसमें धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव है तो वो फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकार का हनन। ठीक है, तो राज्य, स्टेट किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी अन्य कारण के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये स्टेट के बारे में है। स्टेट में स्टेट किसी भी तरीके से किसी से धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो ये है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 15 मतलब 15, और 15 जैसा कंडीशन नहीं करना है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव किया जाए।
हालांकि जाहिर सा बात है कि ये कितना कारगर है सब आप लोग जानते हैं। इसका भी कुछ कुछ अपवाद है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें। अब उस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको कभी मैटरनिटी लीव तो देना होगा ना, उनसे कोई भारी काम नहीं करवा सकते हैं आप। तो इस तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, हम लोग भेदभाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या मिल रहा है, मौलिक अधिकार को और स्ट्रेंथ मिल रही है, मजबूती मिल रही है। तो यही कहता है कि राज्य को इस बात की अनुमति है कि बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। अब जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको 3 महीना पहले और 3 महीना बाद लीव मिलता है। प्रेगनेंसी के डेट से 3 महीने पहले और 3 महीने का लीव मिलता है। साथ ही बच्चों के लिए, बच्चा लोगों के लिए व्यवस्था किया जाता है कि उन लोगों को पौष्टिक खाना मिलेगा। और अभी मातृत्व में 6,000 रुपये तक का प्रावधान है, उन लोग को अच्छा खाना भी मिलता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं को रिजर्वेशन भी मिलता है, आरक्षण की व्यवस्था, और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलता है और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की भी व्यवस्था है स्थानीय निकायों में। मतलब कि जो ग्राम पंचायत नगर पालिका है उसमें महिलाओं के आरक्षण की भी व्यवस्था है। नहीं तो आप बोलिएगा लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं आप, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है और आप लोग इसको देखते ही हैं। दूसरा है, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। तो आप इसको देख ही रहे हैं। उदाहरण के लिए विधानमंडलों में सीटों का रिजर्वेशन और शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क में छूट की व्यवस्था। आप तो इस आर्टिकल को पढ़ के बोल दीजिएगा कि जाहिर सा बात है कि अगर हम जनरल में हैं तो जनरल वालों से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी से कम ले रहे हैं, महिला से कम ले रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये इसके अपवाद है कि लिंग के आधार पे या फिर उसके जाति के आधार पे भेदभाव अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन जरूरी है। विधानमंडल में सीटों का रिजर्वेशन, साथ ही जो शैक्षणिक संस्थान है, सरकारी स्कूल है, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से छूट, फीस में छूट मिलता है। तो ये भी एक अपवाद है। तीसरा अपवाद क्या है, राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़े लोगों को या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। सीट में भी आप देखते हैं ना, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरियां होती हैं, तो वही चीज कह रहा है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त या निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते। तो इतनी सारी चीजें अपवाद थी। अंतिम प्रावधान को 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा शामिल किया गया। ये वाला 2005 में शामिल किया गया। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% 26 सीटें आरक्षित की गई। इनमें आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अधिनियमों की वैधता को मुहर लगा दिया है, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह आदेश दिया है कि इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत का पालन। मतलब कि अगर रिजर्वेशन ओबीसी में रिजर्वेशन दे दे क्रीमी लेयर वाला को, क्रीम का लेयर है उसमें। क्रीमी लेयर क्या होता है, जो लोग 8 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको बोलता है क्रीमी लेयर, और जो 8 लाख से नीचे कमाते हैं उनको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, अब नॉन क्रीमी लेयर जो लोग हैं उनको ये रिजर्वेशन का प्रॉफिट होगा, और जो क्रीमी लेयर है उनको इसका प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हैं क्यों ना हो। तो वही चीज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि जो भी व्यवस्था बनाए हो तुम कि रिजर्वेशन देना है, सीट में रिजर्वेशन देना है, फीस में रिजर्वेशन देना है,
तो ऐसा व्यवस्था बनाना कि इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत पे काम करे। तो इतना सारे चीज था इसमें, सिर्फ अपवाद आपको थ्रूली आप देखे हुए हैं अपने लाइफ में, तो बस याद रखना है। एग्जाम में इससे कोई भी सवाल नहीं आएगा। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता, लिखना होता, तो आपको पढ़ना था। बस याद रखना है आर्टिकल 15 क्या कहता है। अब है आर्टिकल 16, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकार जब भी रोजगार देगी तो इसमें सभी को समान अवसर देगी। कहने का मतलब सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 4 लोगों को 4 बराबर भागों 4 से गुना कर दोगे तो 16, हम ऐसे ही याद किए हैं ट्रिक्स के माध्यम से। 16 क्या है? लोक नियोजन यानी सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अब इसका भी कुछ कुछ अपवाद है। संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती, किसी के लिए किसी विशेष रोजगार के लिए निवास यानी रेसिडेंटल की शर्त को आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 के कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। ये चीज कि रेसिडेंटल के आधार पे जो रिजर्वेशन है ना, वो 1974 में समाप्त हो गया। इस समय केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। हालांकि कुछ कुछ क्षेत्र में निवास की शर्त को आरोपित कर सकते हैं आप। अब मान के चलिए कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, नागालैंड है, अमेरिका में सेंट्रल आइलैंड वगैरह है, तो वहाँ आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो थोड़ा संकुची विचार के होते हैं। उनके आसपास अगर विकास करना है, रोड बनाना है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो वहाँ पे आप उन्हीं लोगों से चुन के लेके जाइएगा तो बेटर रहेगा। तो इसलिए हो सकता है कि आप अगर संसद किसी विशेष रोजगार के लिए रेसिडेंटल की शर्त को आरोपित करे तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि यह भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा क्या है? राज्य नियुक्ति के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। राज्य नियुक्ति में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है, या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं हो। रिजर्वेशन का बात है और कुछ नहीं। तीसरा क्या है? विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी को धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। तो बस वही बात है कि अगर मान के चलिए कि धार्मिक आधार पे व्यवस्था करने की बात कर रहा है, कानूनी विधि के तहत किसी संस्था या उसके कार्यकारी परिषद का सदस्य या किसी को धार्मिक आधार पे व्यवस्थित किया जा सकता है। कहने का यही मतलब है कि अगर आपको लगा कि उस क्षेत्र में उसी समुदाय के लोग चाहिए, उसी जाति के लोग चाहिए ताकि काम चल सके, तो कोई बात नहीं है, आप रिजर्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज कह रहा। तो आर्टिकल 16 आपको याद रखना है, लोक नियोजन सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। 16 अब 7वां 17वां क्या है? 17 बोले तो खतरा, और खतरा क्या है? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अप्रियता का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत। 17 मतलब खतरा, और खतरा है ये सब चीजें। तो अप्रियता को पूरी तरह से उन्मूलन किया गया, खत्म किया गया है, और इसका पालन या इससे बढ़ावा देने पर सजा का भी प्रावधान है। अब ये वाला नियम ना, स्टेट हो चाहे पर्सनल व्यक्ति है, अड़ोसी पड़ोसी चाहे कोई भी हो, सब पे लागू होता, और ये बहुत ही खतरनाक है। तो बस आपको याद रखना कि आर्टिकल 17 में क्या है? अप्रियता का अंत है, अनटचेबिलिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम संविधान में अप्रियता को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। जो अनटचेबिलिटी है ना, किससे अनटचेबिलिटी आप कह रहे हैं, उसको ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन बाद में अधिनियम बना के जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम
जन के अधिकार के लिए सुरक्षित अधिनियम चाहिए। तो 1955 में अधिनियम बना के थोड़ा सा इसको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। एग्जाम में आपके लिए जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है, देख लेंगे हम लोग जानकारी के लिए। पर याद रखना है अनुच्छेद 17 क्या है, अप्रियता यानी अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। तो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर कोई छुआछूत करता है तो यह एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए 6 माह और 500 रुपए का दंड है। 6 माह का कठोर कारावास समझ लीजिए और 500 रुपए का दंड, या फिर दोनों। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाता है उसे संसद या राज्य या विधानमंडल चुनाव में अयोग्य करार दिया जाता है। जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी करार दिया जाता है ना, उसको संसद में या राज्य के विधानमंडल कहीं भी चुनाव के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है, अनएलिजिबल माना जाता है। तो इस यही कारण है कि जो नेता लोग जब वोट आता है ना, तब ये लोग फुदकना शुरू करता है, यहाँ खाएंगे वहां खाएंगे, दलित के यहाँ खाएंगे, जिसके यहाँ समाज नहीं जा रहा, समाज उसको नकार रहा, उसके यहाँ जाके खाना खाएंगे। यही चलते ये डरता है ये लोग। अब समझ में आया कि कैसे काम करता है हमारा संविधान और कैसे नेता लोग इसके थ्रू काम चल रहा है, समाज में उस तरीके से काम और उस तरह की व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ ये जानना है कि अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी के लिए पाया जाता है, अनटचेबिलिटी करते हुए देखा जाता है, छुआछूत करते हुए देखा जाता है, कोई भी नेता हो, तो समझ लीजिए कि वो ऐसा दंडनीय अपराध कर दिया जिसके लिए उसको 6 माह और 500 रुपये जुर्माना के साथ साथ उसको किसी भी चुनाव में अयोग्य माना जाता है, कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए नेता लोग जब भी जाएगा ना, देखिएगा वोट आएगा तो हाँ दलित के यहाँ खाना खाना है, जो समाज में पिछड़ा है उसके यहाँ जाके खाना खाएगा। अक्सर मूवी में भी आप देखते होंगे और हो सकता है रियल लाइफ में भी देखे हों। तो यही रीजन है। यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है। तो अनटचेबिलिटी का डिफिनेशन इसी को समझ लीजिएगा कि क्या है अनटचेबिलिटी। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पे पूजा से रोकना, ये क्या है, अनटचेबिलिटी। जो साउथ में एक मंदिर है जिसमें महिला जाने के लिए महिला नहीं जा सकती है, बाद में सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट दी ना, जाना है तो जाना है, बाद में महिलाएं भी गई। तो यही कहने का मतलब है कि सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना, ये अनटचेबिलिटी है। दूसरा क्या है, परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अप्रियता को न्याय उचित ठहराना। परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अप्रियता को न्याय के उचित ठहराया जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई धार्मिक व्यवस्था ऐसी होती है कि खुद भी लोग उसको फॉलो कर देते हैं। तीसरा क्या है, किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से इनकार। अभी तो ये बहुत चला हुआ है कि मॉल जाइए, कोई भी शॉपिंग मॉल जाइएगा, जूता चप्पल पहन के और फटा हुआ कपड़ा पहन के, तो आपको एंट्री नहीं देगा, एंट्री नहीं देगा। और एंट्री नहीं देगा, उसके बाद वहां का समुदाय और संघ पूरा ग्रुप बना के जाएगा और उस पर एकदम वीडियो और मीम्स बनेगा और शॉर्ट्स बनेंगे कि किसान को नहीं जाने दिया, कोई बच्चा को जाने नहीं दिया, तो वो भी अनटचेबिलिटी है। तो याद रखना है कि दुकान, होटल हो या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल हो, उसमें प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही सब चीजों के कारण होटल में टॉयलेट आप यूज कर सकते हैं कभी भी, चाहे सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, कोई भी पार्क है, आप थोड़ी ना रोक सकते हैं किसी को, सबको जाना अलाउ है। अप्रियता के आधार पे अनुसूचित जाति, एससी के किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ST SC एक्ट लग गया ना, तो चाहे आप दुनिया में प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, कोई नहीं बचा सकता। ST SC एक्ट और पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट में क्या होता है, वो किसी भी बच्चे के साथ अगर गलत व्यवहार किया तो वो उसको पोस्को में आ जाता है। और साथ में ST SC एक्ट, अगर किसी भी ST SC के साथ आप गलत तरीके से बात करते हैं, आप उसको उंगली दिखा के भी ऐसा तरह का व्यवहार करते हैं जिससे उसको लगे कि बहुत खराब व्यवहार किया है,
ये अप्रियता अनटचेबिलिटी में आता है, छुआछूत जैसा आता है, तो समझ लीजिए आप में ST/SC एक्ट लग जाएगा, उसके बाद आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना ये भी अप्रियता के आधार पे आता है। अभी इसके थ्रू एक चीज हुआ कि फेसबुक में कोई लड़का SC समुदाय के लड़का को कुछ कमेंट किया और उसको भी SC के साथ बेइज्जती की भावना समझ में आई, तो वो भी इसमें अप्रियता के आधार पर परिभाषित है। बहुत खराब व्यवस्था है ये, मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था है, लेकिन जिसको लग गया ना वो कभी नहीं बच पाता, और इसका गलत प्रयोग भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो याद रखना है, अप्रियता के आधार पे अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना या अनटचेबिलिटी अप्रियता है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित में प्रवेश में रोक। किसी भी हॉस्पिटल हो, चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान हो या कोई भी हॉस्टल, जो सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। एक बार ऐसा ही हुआ था रांची रिम्स में, एक महिला जो मेंटली थोड़ा सा वीक थी, उसको फिजिकल डिसेबिलिटी भी नहीं बोलेंगे, तो जब वहाँ खाना परोस रहा था फ्री का, तो उसके पास थाली नहीं था, तो फरसे में परोस दिया, फर्श में एकदम पक्का में, और वो बेचारी वहाँ खा रही थी। फोटो उसके बाद जब वहाँ डाला प्रेस में, उसके बाद ले धुनाए पूरा रिम्स को सुधार दिया था। तो ये सब बहुत खराब व्यवस्था है, तो इसलिए बहुत कठोर, ये तो बहुत कम है, ये तो 500 रुपया 2 महीने का 200 साल कर देना चाहिए इसको हटा। तो ये सब चीजें हैं अनटचेबिलिटी की परिभाषा में। फिर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अप्रियता को मानना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, किसी भी रूप से आप अनटचेबिलिटी अप्रियता को मान रहे हैं तो भी गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं आप। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। अब आप समझ लीजिए कि कोई दुकान गए तो देखते हैं कभी कभी कोई बोल देता है कि नहीं हम तुमको नहीं देंगे, तो बोलिएगा अगर नहीं देंगे ना तो समझ लीजिए अनटचेबिलिटी वाला लग जाएगा एक्ट। ऐसा होता है कि सामान बिक्री और सेवा देने से रोक देता है। ठीक है, तो ये सारे अनटचेबिलिटी के थे हमारे अधिनियम में। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 12 के तहत यह व्यवस्था दी है कि अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य की संवैधानिक दायित्व होगा। अब ये अधिकार ना निजी व्यक्ति को भी है, तभी से हम लोग सब पढ़ रहे थे ना कि सब अधिकार राज्य देगी, राज्य से हम लोगों से छीन नहीं सकती, लेकिन ये अधिकार सब पे लागू होता है, निजी व्यक्ति पे भी, और राज्य की संवैधानिक दायित्व होगा कि इस चीज को रोकना है, अनटचेबिलिटी को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और ये एक्ट है। हालांकि जब अनटचेबिलिटी वाला किसी पे लग जाता है ना का अधिनियम, तो उसको जुडिशरी में जानबूझ के इतना सताता है ना, बहुत भयानक सताता है। तो ये सब देख लेना है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 17 खतरा है, समाज के लिए छुआछूत क्या है, खतरा है। अब है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। कि जैसे देश आजाद हुआ होगा तो आजाद होने से पहले जो राजा लोग होगा अपना नाम कैसा लिखता होगा, राजा, राजा फलाना, महाराजा ढेकाना लिखता था। तो इसमें क्या हो गया ना, उपाधियों का अंत कर दिया गया इस आर्टिकल में। क्योंकि आप किसी को राजा बोल रहे हैं, महाराजा बोल रहे हैं, महाधीराज बोल रहे हैं, तो नहीं लगता है कि ये समानता के अधिकार से थोड़ा अलग है, उसको इक्वालिटी के जगह हम लोग थोड़ा ऊंचा दिखा रहे हैं और समाज को थोड़ा नीचा दिखा रहे हैं, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। आर्टिकल कितना है, 18। राज्य द्वारा नागरिकों को कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, कोई भी उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा सिवाय कुछ विशिष्ट अपवाद के। तो इसमें क्या अपवाद है, आप PhD कर लिए हैं तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि डॉक्टर लगा दिए, PhD कर लिए तो डॉक्टर लग जाता है। उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत हटा दिया गया है।
क्योंकि राज्य में समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। तो ये हमारा समानता का अधिकार में जो आर्टिकल थे 4 वो खत्म हो गया है। ठीक है, हम लोग अभी कहाँ पहुंचे? भाग 3 मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 क्या बोला, 15 क्या बोला, 16 क्या बोला, 17 क्या बोला और 18 क्या बोला? तो 14 क्या बोला? विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष, विधियों के समक्ष संरक्षण। सब समान है और सबको समान प्रोटेक्शन मिलेगा कानून से। आर्टिकल 14 में क्या है? जाति, धर्म या लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप, भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता, फिर आर्टिकल 17 में क्या है? खतरा, अप्रत्यक्षता, छुआछूत नहीं, और आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। 15 मतलब कोई भी, चाहे 15 मतलब 15 कोई भी रहे भैया, भेदभाव नहीं करना है। 16 समानता देना है, सुलह करके रखना है सबसे। लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी में सबको समानता का अधिकार। 17 बोले तो खतरा, इसमें क्या है? अनटचेबिलिटी, अप्रत्यक्षता का अंत। और 18 मतलब ठहरा नहीं रहे राजा लोग का उपाधि। तो इस तरह से याद कर लेना हम लोगों को। आर्टिकल एग्जाम में आएगा। अब हम लोगों को आगे देखना है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या? तो अनुच्छेद 19, इसमें क्या है? इसमें भाषण बोलने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बोलने, संघ बनाने, देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने, खाने पीने और व्यापार करने का अधिकार देता। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 19A। मतलब 19 में ही 6 आर्टिकल हैं। तो 19A, 19B या फिर 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7), 19 में ही इतनी चीजें हैं। इसको हम लोग देख लेंगे, बहुत इजी है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इसमें क्या है? 19 में क्या है आर्टिकल? बोलने उड़ने से संबंधित है, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो 19(1) इसमें क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, इसी के अकॉर्डिंग आपको RTI होता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हम किसी से कुछ पूछे, कोई भी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कुछ पूछे, तो जब हम उससे कुछ पूछे तो ये मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार है कि आप भी उसके अपोजिशन में आप हमको बताइए, आप हमसे बात कीजिए। तो RTI वही उसी के थ्रू काम करता है। इससे प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह बोलने का अधिकार आपको दिया गया है, उसी की तरह बोलने का अधिकार प्रेस को दिया गया है 19(1) के थ्रू या फिर 19A के थ्रू। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के तहत समझ लीजिए पुतला उतला जलाने का अधिकार भी यही सब में आता है। आपको बस याद रखना है बोलने का अधिकार किस में है, तो 19A में है।
दूसरा क्या है 19 बी में, सभा करने की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें हथियार लेके सभा करने की स्वतंत्रता नहीं है, सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी आराम से बैठ के सभा कर सकते हैं ना, तो उसकी स्वतंत्रता है 19 बी यानी 19(2) में। फिर है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी आप संगठन बना सकते हैं, वो है 19(3) में। फिर है बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी अपने देश में कहीं जा सकते हैं ना, तो उसी को बोल रहा है रोक टोक के बिना घूमने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 4 में, 19(4) में। फिर है भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, 19(5) में। फिर है 19(6) में क्या था, संपत्ति का भी अधिकार था, जिसको अब मौलिक अधिकार से हटा गया। यहां भी था, वहां भी था और यहां भी था। संपत्ति का अधिकार को यह मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि एक कानूनी अधिकार हो गया और हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 301 में है। अब लास्ट वाला ये हट गया, तो जो 19(7) में क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है, 19 में याद रखिएगा कि राइट टू फ्रीडम में बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मान के चलिए कि आपको कहीं घूमने का प्लान किए हैं आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले आप बोलिएगा ना कि अरे घूमने जाना है, सो आओ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। तो पहले में याद रखिए 19(1) या 19(1) लिखें या फिर 19(a) ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। तो पहले बुलाएं, कहीं भी घूमने जाना है तो पहले बोलना पड़ेगा, तो पहले बोले। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 19(b) में सबको मिला, बैठा, सभा किया। फिर उसके बाद संगठन बना लिए हम लोग कि कौन कौन घूमने जाएगा भाई, सब कोई संगठन बना लिया कि हाँ ई जाएगा, क्योंकि किसी भी ग्रुप में अगर 20 कोई है ना, तो 10 कोई जाएगा, 10 कोई नहीं जाएगा। तो जो जाने वाला लोग है वो लोग संगठन बना लेता है, नहीं ग्रुप बना लेता है, अब तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता है। तो यही 19(c) में क्या है, संगठन बना लिया, घूमने नाम पे बातचीत किया, फिर उसके बाद सभा किया, फिर उसके बाद संगठन बना लिया, कंफर्म किया अब जाना है इतना लोगों को। उसके बाद क्या है, उसके बाद घूमने निकल गया, उसके बाद घूमने चला गया, ठीक है, घूमने चला गया। अब घूमने चला गया तो वहां हम लोग के साथ समझिए, आपके साथ कहीं पे भी कोई अच्छा सीनरी वाले जगह में चले जाइएगा तो जरूर कोई दोस्ती होगा, बोलेगा कि अरे यहीं रुक जाते ना तो बहुत बढ़िया था, यहीं रुक जाते, यहीं घर बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया था। तो इसमें क्या है कि आवास यानी बसने की स्वतंत्रता 19(e) में, ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 19(c) आवास बन गया। अब आवास क्या है, संपत्ति है, घरे बना लिया, वहां घूमने गया था और घरे बना लिया। लेकिन हम लोग को पता है कि संपत्ति का अधिकार को हम लोग फंडामेंटल राइट्स में नहीं रह सकते, इसलिए इसको हटा दिए 44वें संविधान संशोधन से। अब लास्ट में क्या हुआ कि अब कहीं भी बसे, तो जाहिर सा बात है कहीं पे भी बसने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, व्यवसाय। तो 19(g) में क्या आ गया, व्यवसाय। इस तरह से याद रखना कि 19 में क्या है, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब उसी में 19(a) b c d e में क्या है, 19(a) में है बोलने की स्वतंत्रता है, और 19(b) में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता। पहले बुलाए, घूमने जाना है उसके लिए, बात करने के लिए पहले बोले सबको, फिर उसके बाद सभा किए, सभा में सबको बुलाए, सारा ग्रुप को कि अरे तुम जाएगा, तुम जाएगा, तुम जाएगा, कौन कौन जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां कुछ कुछ लोग गए, कुछ कुछ नहीं गए, तो इसलिए जो लोग जाएगा उसका एक तो अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, वो संगठन बना लिए। तो 19(c) में संगठन बन गया। अब संगठन बन के घूमने निकल गए तो 19(d) में घूमना हो गया। घूमने के बाद जरूर कोई दोस्ती यारी होगा जिसको लगता है कि कोई भी अच्छा सीनरी में यहीं रुक जाते, बोलता है ना कि अरे यहाँ रुक जाते हैं तो बहुत मजा आता। तो 19(d) में क्या आ गया हमारा,
19E में आ गया हमारा आवास, और 19E में जब आवास बना लिया, वहीं पे घर बना लिया वहीं पे, कभी कभी ऐसा ही होता है पुराना दंत कथाओं में ना, कि जो लोग घूमने जाते थे वहीं बस जाते थे। जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग का आज से बहुत सारे पीढ़ी पहले पहले हम लोग कश्मीर में रहते थे, फिर कश्मीर से आए बनारस, और बनारस से फिर आए कोकर, कोकर से फिर इधर उधर घूम रहे हैं, अलग अलग हम लोग का गोतिया इधर तो उधर। तो ये आज से नहीं, कम से कम 300-400 साल पहले होता था। 300-400 साल पहले कहीं घूमने गया ना तो वहीं बस जाता था। तो यही चीज है कि आवास हुआ, आवास संपत्ति बन गया, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार में नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखेंगे तो बाद में अगर जरूरत पड़ा और यहाँ से ट्रेन का लाइन बिछाना है, बिजली लाइन बिछाना है, तो संपत्ति नहीं देगा, बोलेगा मौलिक अधिकार है, तुम हमसे छीन नहीं सकते हो। इसलिए इसको हम लोग संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिए और कहीं और ले गए, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाला बच गया व्यवसाय का अधिकार, क्योंकि कहीं भी रहना है तो हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये इतने सारे आर्टिकल थे, ठीक। बीस 21 गायब हो गया क्या? अब यहाँ अनुच्छेद अनुच्छेद 20 में क्या है? दो सिद्धि के समक्ष संरक्षण, ठीक है। 19-20 में क्या है? दो सिद्धि के समक्ष संरक्षण, यानी दो सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। आर्टिकल 20 में क्या है? दो सिद्धि में संरक्षण। इसमें क्या होता है दो सिद्धि में संरक्षण में, कि जैसे कि आप दो सिद्ध आप में हो गया तो उसमें भी कुछ संरक्षण है, क्योंकि हम लोग क्या है वैकुम कुटुंब के लोग, तो हम लोग सबको संरक्षण देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक गलती का एक सजा मिलता है, एक गलती का एक सजा मिलता है। साथ ही जो गलती किए हैं उसको उसी प्रेजेंट एक्ट यानी अधिनियम के आधार पर सजा दिया जाएगा। मतलब कि भैया अगर आज हम कोई सजा, कोई भी गैर कानूनी काम करते तो हमको आज जो उसके लिए अधिनियम बना है और सजा का प्रावधान है ना, वो आज के आधार पे दिया जाएगा, कल वाला नहीं करना है कि कल चेंज हो गया तो हम करंट में जो नया नया बना है उसके आधार पे दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 में ये सारे प्रावधान होते हैं कि एक गलती के लिए एक सजा होता है, साथ में अपराधों के समय जो कानून है उसी के आधार पे सजा दिया जाता है। फिर है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते आप, खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं आप। यही रीजन है कि जब पुलिस के सामने कोई गवाही देते हैं तो जो कोर्ट है उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होता।
आप जैसे होता है ना कि कोर्ट में अगर आप पुलिस कस्टडी में रहते हुए पुलिस को अगर बोल दिए कि हाँ हम ये काम किए हैं, ये गलत काम हम किए हैं, और पुलिस बोलेगी कि नहीं मेरे सामने कबूल किया है, तो कोर्ट में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, कोर्ट में लगेगा कि पुलिस वाला इसको मार धमका के इसको कबूल करवाया है। तो यह सब चीज होता है दोष सिद्धि में संरक्षण, जिसमें एक गलती की एक सजा मिलती है। इसमें जो प्रेजेंट में जो सजा का प्रावधान है उसको उस सजा में मिलता है, साथ में खुद की विरुद्ध कोई गवाही इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ये आर्टिकल 20 में है। बहुत इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 20 भी, वो भी गायब है। अनुच्छेद 21, इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है कानून हमको, सरकार, क्योंकि ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। अगर जिंदा ही नहीं रहिएगा तो काहे का मौलिक अधिकार। और यही रीजन है कि जब आप ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है कि आप हेलमेट नहीं पहने, तो इसी के चलते कि भैया तुम्हारा प्राण की रक्षा करना भी मेरा काम है, इसीलिए सरकार, या फिर जब आप जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको बिना हेलमेट में पकड़ लेती, फिर इसी के थ्रू जो रेड लाइट एरिया है जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, वहां पे किसी को HIV एड्स का खतरा होगा और उस संक्रमण से उसका जान का खतरा होगा, इसलिए वहां पे छापा मार सकती है। तो यही रीजन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर ये सब चीजें आती हैं आर्टिकल 21 के अंदर। और इसी पे आप आत्महत्या, यानी कि आत्महत्या करते हैं ना, और आत्महत्या करने में आप फेल हो जाते हैं, तो भी वो गैर कानूनी है, क्योंकि तुम्हारा प्राण और तुमको जिंदा रहने का जो स्वतंत्रता है वो भी मौलिक अधिकार में दिया गया। तुम मरने का कोशिश किया, तुम गैर कानूनी काम किया, जेल जाओ। इस तरह की व्यवस्था है हमारे यहाँ। और इसी के कारण अगर आप देखिएगा कि कोई विदेश में फंस गया किसी भी कारण से, विदेश में जैसे कि मान के चलिए अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध की व्यवस्था बनी हुई है, युद्ध का कंडीशन बना हुआ है 1-1.5 साल से। अब वहां पे कुछ भारतीय फंस गए, तो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है कि सरकार को कानूनी व्यवस्था बना के सरकार को इस तरह का व्यवस्था बनाना है कि मेरा हम जिंदा रहें, तो तुम भैया हमको वहां से उठा के लेके आओ, क्योंकि मेरा क्या है, मौलिक अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमको जिंदा रखने का काम भी सरकार का है। यही रीजन है कि सरकार यहाँ से आपको बड़ा बड़ा फ्लाइट और सैनिक व्यवस्था के साथ भेजती है कि भैया वहां से जो लोग फसल है उसको उठा के लाओ, क्योंकि उन लोगों का जान का खतरा है। अब समझ में आया कि नेता लोग, जो लोग इतना करप्ट हैं, वो लोग खाने पीने तक का पैसा खा जाता है, कॉमनवेल्थ में बाल्टी का पैसा खा जाता है। जब कोई फंस जाता है यूक्रेन में तो क्यों आपको उठा के लेके आते हैं? यही रीजन है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारे पास। वरना वो लोग, आपको लगता है कि इतना बड़ा बजट बनाएगा और हम लोगों को यूक्रेन से अडॉप्ट करेगा? संभव नहीं है। और इसी की तरह यहाँ पे भी एडल्ट्री का व्यवस्था यहीं पे है, निजता का अधिकार भी इसी से संबंधित है। इसी से निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी इसी से संबंधित है। और इसी के कारण यूआईडी आपका गोपनीय आइडेंटिफिकेशन है। इसको आप जहां आपको लगे कि ये मेरा गोपनीयता खत्म हो जाएगा इससे, तो आप वहां नहीं दे सकते हैं। तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें डिटेल से चर्चा करते, लेकिन पीपीटी में मिस हो गया, इसलिए इसको यहाँ पे देख ले रहे हैं।
इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज जोड़ा गया है, अनुच्छेद अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A। 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन, जिसको कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जो क्या करता है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शैक्षिक यानी कि एजुकेशन की व्यवस्था सरकार करेगी। तो इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन। कौन सा संविधान संशोधन से, 86वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, इसमें क्या है कि जो 0 से 6 और 6 से 14, अब तो 3 समझिए आप, यहां तक हेल्थ, हेल्थ की व्यवस्था सरकार करेगी, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था सरकार करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट था, बिना एजुकेशन के विकास संभव नहीं है। तो इसमें एक अलग से प्रावधान जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें राइट टू एजुकेशन की सरकार है, सो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देगी। जिसको एजुकेशन मिलना चाहिए 6 से 14 तक सबको एजुकेशन मिलेगा। और यही रीजन है इस गवर्नमेंट स्कूल फॉर्म करती है, गवर्नमेंट स्कूल चलाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है इसी सब के कारण ये 2002 में बना। उसके बाद भी सर्व शिक्षा अभियान 2010 में आया। यही सब रीजन है, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21A। 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 में राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था सरकार करेगी। अब हम लोग देख लेंगे आर्टिकल 22 को। इसके बाद जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम वाला सारा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और हिरासत में जो अधिकार प्राप्त होता है उससे संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अब किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखिएगा तो कहेगा फंडामेंटल राइट्स, और उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। हालांकि ये दो तरीके का ही हिरासत होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। पॉजिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसमें क्या होता है, एक होता है सामान्य हिरासत और एक होता है निवारक विरोध। इसमें सामान्य हिरासत में क्या होता है कि इसमें जब कोई व्यक्ति कोई अपराध किया होता है तो उसे सजा दी जाती है। इसमें पॉजिटिव डिटेक्शन में जब कोई व्यक्ति कोई अपराध किया जाता है तो सजा किया जाता है, और जब कोई क्राइम करता है तो किस तरह से पुलिस व्यवस्था चलती है और न्यायालय चलता है उसको आप जानते होंगे। क्या होता है, ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। गिरफ्तारी में संरक्षण या रक्षा दिया जाता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय आपके पास क्या होगा, वारंट होगा और कारण बताना होगा। जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, वारंट बताना होगा और कारण बताना होगा, रीजन बताना होगा। लेकिन अगर कोई बहुत नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस हुआ, बहुत घनिष्ठ अपराध हुआ, तो उसमें ऐसा कंडीशन बनाया जाता है कि उसमें वारंट की भी जरूरत नहीं है और रीजन भी आपको नहीं बताता। जैसे आप टेररिस्ट गतिविधि में संलिप्त पाएंगे तो ये सब बताने का समय नहीं है, वो तुरंत कर देता है उसको अरेस्ट।
साथ ही दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होता है। जब भी किसी को अरेस्ट किया ना, 24 घंटे के अंदर न्यायालय यानी कोर्ट के सामने ले जाना पड़ता है, और उसमें यातायात यानी कि वहां से ले जाने तक का समय काउंट नहीं होता है, क्योंकि कभी अगर गलती से अगर वो ट्रैफिक में फंस गया तो वहां जा थाना पर भारी है ना, उसका बहुत न्यायालय में, समझ लीजिए उसको न्यायालय में अच्छा आदमी का नहीं चलता है, न्यायालय में उसको बहुत भयानक समझिए कि डांट पड़ता है। अब देखते होंगे। तीसरा क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। साथ में तीनों को याद कर लीजिएगा कि 22 में क्या है, गिरफ्तारी और हिरासत में जो अधिकार प्राप्त होता है उसको 22 में रखा गया है। उसमें एक है पॉनेटिव और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जो सामान्य हिरासत है, पोनेटिव डिटेंशन है, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई खनिष्ठ गैर कानूनी काम किया तो गिरफ्तार करते समय उसका वारंट और उसका कारण बताना होता है। वारंट को कारण ही समझिए आप, ठीक। फिर 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना पड़ता है, जिसमें उसमें यातायात या फिर अवकाश का टाइम शामिल नहीं होता है। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपना पसंद का वकील चुन सकता है। ये होता है पोनेटिव डिटेंशन। दो तरह का होते हैं डिटेंशन, एक होता है पोनेटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंशन डिटेंशन। इसमें क्या होता है, अपराध जब कर लिया उसके बाद का प्रावधान है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग सामाजिक माहौल खराब करने का व्यवस्था बनाता है तो उसको उसका अपराध करने से पहले ही उठा देते, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेक्शन। ये वाला पोनेटिव जो अपराध कर लिया उसके बाद का प्रावधान है, और प्रिवेंशन डिटेंशन में जो पहले लगेगा, आकांक्षा हुआ, उसमें संकोच लगा कि हाँ ये खराब कर सकता है व्यवस्था, तब उसको इसके थ्रू उठाते हैं। तो आर्टिकल 22 याद कर लीजिएगा। गिरफ्तारी और हिरासत में जो अधिकार है उसको रखा गया है 22 में। तो यहाँ पे जो पोनेटिव है, सामान्य हिरासत को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देख लेंगे जो प्रिवेंशन डिटेंशन है उसमें क्या होता है। जब कोई व्यक्ति को संभावित खतरे के आधार पर हिरासत में लिया जाता है ताकि भविष्य में अपराध ना करे, तो उसको बोलते हैं निवारक विरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब लगता है किसी भी, अगर आप इधर उधर न्यूज भी देखते होंगे तो जरूर आप देखते होंगे कि किसी को भी संदिग्धता के आधार पे पुलिस उठा के ले गई, तो किस कारण से, कि लग रहा था कि वो समाज में माहौल खराब करेगा, तो भविष्य में ऐसा अपराध ना कर सके इसलिए उसको हिरासत में ले सकती है। उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये एक ऐसा कानून है जो किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने की अनुमति देता है, भले ही उसने कोई अपराध ना किया हो। बोले ना कि अगर आपको लगा कि आशंका लगी कि कोई कर सकता, तब प्रिवेंशन डिटेंशन के थ्रू उसको अरेस्ट कर लिया जाता। यह कानून भविष्य में होने वाले खतरों और संभावित अपराधों के आधार पर कार्रवाई करता है और इससे सुरक्षा और राष्ट्र हित के मामले लागू होते हैं। अब मान के चलिए कि रामनवमी है। अब रामनवमी में लगता है कि हाँ कोई लोग जो यहाँ के सार्वजनिक व्यवस्था को खराब कर सकता है उसको पहले ही अरेस्ट कर लेती है। तो यही सब रीजन होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। इसमें कुछ प्रावधान है, ये जेपीएससी में आया हुआ था, जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22(1) और 22(2). इसमें क्या है, यह प्रावधान सामान्य हिरासत सजा देने के उद्देश्य से सामान्य हिरासत के लिए है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण हिरासत में नहीं रखा जा सकता और उसे जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू भी उसको उठाए ना, तो आपको तुरंत से तुरंत जो जज है उनके सामने इसको प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यह सब प्रावधान लिखा हुआ। दूसरा है 22(3) से 22(7) में क्या क्या प्रावधान है। इस निवारक विरोध यानी प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में बताया गया है। इस प्रकार के हिरासत में व्यक्ति को बिना कारण बताए कुछ समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। बिना कारण बताए, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या कारण है और आपको उठा ली है पुलिस। हालांकि इसके तहत कुछ सीमाएं और अधिकार हैं।
व्यक्ति को हिरासत में लेने के 3 महीने के अंदर एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष उसका मामला भेजना अनिवार्य है। 3 महीने के अंदर एक सलाहकार बोर्ड के सामने उसका मामला भेजना जरूरी होता है, ताकि जो यह तय करता है कि हिरासत उचित था या नहीं था, ठीक है। और अगर गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया है ना, तो समझ लीजिए कि यही सलाहकार बोर्ड उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया, तो उल्टा कार्रवाई करती है पुलिस पे। बोर्ड की सिफारिश के बिना किसी व्यक्ति को 3 महीने के अंदर तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। मतलब कि अगर आपको लगा कि कोई, अगर आप पुलिस हैं, इमेजिन कीजिए पुलिस है, आपको लगा कि कोई यहाँ का व्यवस्था खराब करेगा, जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसको खराब करेगा, तो आप उसको वहाँ से अरेस्ट कर लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू। अब उसके बाद क्या करना है, जज से जल्दी आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। और अगर आप उसको अरेस्ट किए, वो पूछेगा कि किस कारण से अरेस्ट किए, तो आप उसको कारण ना बता सकते हैं, तो प्रिवेंशन डिटेंशन में ये सारी बातें। साथ में अगर उसको 3 महीना या 3 महीना के आगे भी अरेस्ट करके रखना है कि नहीं, 3 महीना तक इलेक्शन का समय है, माहौल खराब कर देगा इलेक्शन में, या फिर आपको कोई त्यौहार है उस समय खराब कर देगा, या अदर टाइम में भी खराब कर देगा, तो 3 महीने तक इसको हिरासत में रखना है। तो 3 महीने या 3 महीने के बाद रखना है, तो उसके लिए जिला सलाहकार बोर्ड के सामने सिफारिश करना होगा कि हाँ, इसको सही तरीके से हम अरेस्ट किए हैं और इसको आगे भी रखना चाहते हैं, तब जाके वो फिर निवारक निरोध के अंदर रहेगा जेल में। निवारक निरोध के कानून के तहत कुछ कुछ चीजें हैं। एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये खत्म हो गया है। एक है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 से अभी तक लागू है, यही सबसे खतरनाक होता है। फिर इसी में है पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA 1978 में, जो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू। यह कानून राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता था। इसके तहत बिना आरोप 2 साल तक को हिरासत में रखा जा सकता था। यह है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इसी में अलग अलग एक्ट है। एक पोटा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, जो 2001 से 4 तक में खत्म हो गया। अब टोडा के थ्रू संजय दत्त को जेल में लिया गया था, ठीक है। फिर एक है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जो कोरोना के टाइम में डॉक्टर अगर वैक्सीन दे रहा है तो उस पर थूक रहा है, कोई थूक रहा है, या फिर VC को कोई धमका रहा है, या VC से कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसमें UAPA लग जाता है, अनलॉफुल प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट लग जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है। उसी के साथ एक है ASFA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्म्ड स्पेशल फोर्स एक्ट। इसमें क्या होता है ना कि बिना वारंट के जांच कर दिया जाता है। बिना वारंट के जांच, आप घर में सुतल हैं, कभी भी आर्मी आके जांच करेगी और आपको देखे पूरा घर की छानबीन कर सकती है, तो इसका बहुत गलत प्रयोग भी होता है। इसी के थ्रू नेता एक यूरोन शर्मिला थी, जो पूर्वी ईस्टर्न जोन में, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में बहुत ज्यादा लगा हुआ, तो उसके लिए ये आंदोलन करती थी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।